तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर सके। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अगर आपने पढ़ाई करी ना, तो यकीन मानो पूरा का पूरा आप लोग टॉप करोगे। तो चलो मैं आपको प्लान बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अर्थशास्त्र विषय में पूरे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग भी 80 में से 80 नंबर लेकर आना चाहते हो, तो आपको ये करना है कि हमारे चैनल पर 4 सेट पेपर आएंगे, ए बी सी और डी। चारों का फुल सॉल्यूशन होगा। चारों सेटों को याद कर लो और इन आईएमपी क्वेश्चन को याद कर लो। इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा, पूरा का पूरा आप लोग यकीन कर सकते हो, क्योंकि हिंदी का भी मैंने आपको पूरा बताया और अंग्रेजी का भी मैंने पूरा बताया। अब चलो बिना किसी देरी के हम इसको समझते हैं कि आपसे अर्थशास्त्र विषय में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो 2 अंक वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है, क्या लिखा गया है, संतुलित बजट का अर्थ लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लो और इसके आंसर को याद कर लो। ये बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वस्तु की मांग कौन करता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लो पूरा का पूरा यहाँ से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या है लिखिए। तो देखो यहाँ से भी आप सब लोग इसको याद कर ले अच्छी प्रकार से। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में आपको अंतर बताना है। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। देखो बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो देखो वैसे बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को जो है ना, इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लो पूरा और याद भी कर लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, क्या दिया गया है, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं लिखिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लो और पूरा का पूरा मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग कॉपी में इनको सभी को नोट कर लो, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से तैयारी इसकी कर सको। क्योंकि अभी आपके पास में काफ़ी समय मिल गया अर्थशास्त्र विषय में, तो आप तब तक इन चीज़ों को अच्छी प्रकार से कवर अप कर सकते हो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लो। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। तो देखो यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को देख लो, राजस्व घाटा का अर्थ लिखिए। तो देखो राजस्व घाटा क्या होता है, इसका अर्थ यहाँ से आप सब लोगों को बता देना है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर ले पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, क्या लिखा है, अल्पाधिकार से अधिकार से क्या आशय है। अल्पाधिकार से क्या आशय है, इस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा, अधिकार नहीं है, ठीक है ना, अल्पाधिकार से क्या आशय है, पूरा का पूरा याद कर लो। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें। तो देखो ये रहा, समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखो समष्टि आर्थिक विश्लेषण क्या होता है, पूरा का पूरा देख लो आप लोग यहाँ से। और एक ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, विश्वव्यापी महामंदी कब एवं क्यों हुई। बिल्कुल आप लोग यहाँ से इसको देख लो और पूरा का पूरा याद कर लो, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि मैं जो क्वेश्चंस बताता हूँ वही पेपर में छपते हैं, एक भी आपका भार उसमें से नहीं जाता है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी याद कर लोगे अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आय का सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। तो देखो इसको भी आप लोग याद कर लो पूरा का पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वस्तु निर्माण प्रणाली किसे कहते हैं। तो देखो वस्तु निर्माण प्रणाली क्या होती है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लोगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखो मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य के मापक है, स्थगित भुगतानों का मान है, मूल्यों का संचय और मूल्यों का हस्तांतरण। इस प्रकार से आप लोग देख लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बजट क्या है। तो देखो बजट किसे कहते हैं, यहाँ से आप लोग इसको पूरा देख लें यहाँ तक का और इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको पूरा का पूरा आप लोग याद कर लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लो पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं। तो इस वाले को भी देख लो और अच्छे से याद कर लो, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पूंजीगत वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है, यहाँ से आप लोग याद कर लो इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उच्च शक्तिशाली मुद्रा कौन सी होती है, यहाँ से आप सब लोग इसको याद करते अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, SLR क्या है। तो देखो SLR क्या होता है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा इसको याद कर ले अच्छे से।
अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, समग्र मांग के दो घटक लिखिए। देखो समग्र मांग के दो घटक कौन कौन से होते हैं, यहाँ से आप लोग याद कर लो। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, न्यून मांग के दो कारण लिखिए। तो देखो न्यून मांग के दो कारण कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग देख लें अच्छे से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ में लें कि अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है। पूरा यहाँ तक का आप लोग याद कर लो इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, उपभोक्ता फलन किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहता तो ये हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो है ना एक्सप्लेन करूँ, अच्छे से समझाऊँ सारी चीज़ें, ताकि आप सब लोगों को वीडियो देखते देखते याद हो जाए। मगर इससे क्या होता है यार कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है और फिर ज़्यादा लंबे वीडियो आप देखना भी पसंद नहीं करते हो और इतने लंबे वीडियो में बना भी नहीं पाता हूँ। तो आप सब लोग इसको यहाँ से कवर अप कर ले और समझ लें। और कोई से क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट में बता देना और उसका प्रश्न नंबर बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा भी दूंगा, ठीक है ना। अगला यहाँ से देख लो, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये भी आपके पेपर में पूछा गया है कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है, यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा और याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, निम्न स्तरीय वस्तु क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखो निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, इसका उत्तर पूरा यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कीमत की उच्च सीमा का अर्थ लिखिए। तो देखो कीमत की उच्च सीमा क्या होती है, इसके अर्थ को यहाँ से आप लोगों को बता देना है, तो आप लोग इसको याद कर लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, बाजार की संतुलन कीमत की विवेचना कीजिए। तो देखो बाजार की संतुलन कीमत क्या होती है, इसको यहाँ से आप लोग देख लो। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, औसत आय क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो देखो औसत आय किसे कहते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वैयक्तिक प्रायोज्य आय किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ से भी आप लोग इसको देख लो पूरा और अच्छे से याद भी कर लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतिकारी है। तो देखो यहाँ से भी आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा याद कर ले इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के नाम लिखिए। देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा समझ भी लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, ये क्या लिखा है, अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। तो देखो अदृश्य हाथ किसे कहते हैं, इसको यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद भी कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, क्या लिखा है, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। तो इसको भी आप लोग देख लो पूरा और अच्छे से याद भी कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, वैयक्तिक आय किसे कहते हैं। तो देखो वैयक्तिक आय किसे कहते हैं, इस जगह से आप लोग याद कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, क्या दिया गया, निबल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लो पूरा और याद कर लो यहाँ तक का। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, सीटेरस परिवर्ष की मान्यता क्या है। तो देखो सीटेरस परिवर्ष की मान्यता क्या है, यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, लाभ किसे कहते हैं। तो देखो लाभ किसको कहा जाता है, यहाँ से देख ले आप लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, औसत उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखो औसत उत्पाद क्या होता है, इसको याद कर लो आप लोग पूरा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम 3 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा, पूरी 100% गारंटी है आपकी, ठीक है ना। आप लोग बस याद कर लो, पूरी की पूरी मेहनत जो मैंने की है ना, आप सभी के काम आने वाली है पूरी है। यहाँ से आप लोग देख लो क्या क्वेश्चन पूछा, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध लिखिए। तो देखो यहाँ से आप लोगों को संबंध बता देने हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो, पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग को संक्षेप में समझाइए। तो इस वाले को देख लो, पूर्णतया लोचदार मांग ये लिखा है और उसके अलावा देखो पूर्णतया बेलोचदार मांग ये लिखा गया है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लोगे, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को देख लो यहाँ तक का पूरा और याद कर लोगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको दिया गया है स्थानापन्न वस्तुएं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर। तो देखो इसको भी आप लोग याद कर लो यहाँ तक का पूरा और इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। स्थानापन्न वस्तुएं ये लिखी है, पूरक वस्तुएं ये लिखी गई है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे अच्छे से और पूरा का पूरा याद कर लो यहाँ तक का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो देखो 3 कारक कौन कौन से, वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, उसके अलावा देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। अगला लिखा है उपभोक्ता की रुचि और उसके बाद में जनसंख्या, ठीक है, यहाँ तक का देख लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। तो देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, यहाँ से आप लोग देख लें। व्यष्टि में ये अंतर दिया गया है, समष्टि में ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लो इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। तो देखो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना क्या होती है, यहाँ से आप लोग पूरा देख लो इसको और पूरा का पूरा यहाँ तक का समझ लो, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु व्यष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं लिखिए।
तो देखो इसको भी आप लोग याद कर लो पूरा का पूरा, यहाँ से आप सब लोग देख लोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, समग्र मांग क्या है, प्रमुख अवयव लिखिए। तो देखो समग्र मांग के अवयव यहाँ से आपको बता देने हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। तो देखो मितव्ययिता का विरोधाभास क्या होता है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। यहाँ तक का मैंने आप लोगों को बता दिया ये पूरा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लोगे, सरकारी बजट के उद्देश्य लिखिए। तो देखो सरकारी बजट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, हिसाब देयता का उद्देश्य है। उसके बाद में देखो अगला लिखा आपका क्या, आर्थिक नियंत्रण। और उसके बाद में अगला देख लो यहाँ से, राजकोषीय उपकरण। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लो। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, क्यों, व्याख्या कीजिए। तो देखो इसको यहाँ से देख लो आप लोग पूरा का पूरा, यहाँ से मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, लाभ आदितमीकरण की शर्तें लिखी है। तो इसको भी पूरा याद कर लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के 3 नीतिगत उपकरण लिखिए। तो देखो इसको भी आप लोग याद कर लो, काफ़ी समय आपके पास में। और अगर आपको ज़्यादा लग रहे हो ना, तो आप लोग ये करो, एक छोड़ के एक याद कर लो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको 1 2 3 ऐसे नंबर से बता रहा हूँ ना, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, एक छोड़ के एक ये कर लिया तो ये छोड़ दो और फिर चौथा कर लो, ठीक है ना। ऐसे कर लो अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो। मगर बिल्कुल सभी के सभी जो IMP क्वेश्चन बताए ना, पूरे फंसेंगे भाई साहब। एक भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मैंने आपको गलत बताया हो। सभी के सभी कर लो तुम तो, अगर आपके पास में समय हो तो। और समय नहीं हो तो कम से कम आधे जरूर कर लो आप लोग, ठीक है ना। अब देखो ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, छप चुका है ये वाला क्वेश्चन। अब हम यहाँ से 4 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। और 4 अंक वाले क्वेश्चन ही देखो, 2 अंक वाले बता दिए मैंने आपको, 3 अंक वाले बता दिए और 4 अंक वाले अब देख लो यहाँ से आप सब लोग, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये बिल्कुल छप चुका आपके पेपर में कि लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। इसको देख लो किस वजह से होते हैं, श्रम संबंधी बचते, तकनीकी बचते, और उसके अलावा विपणन की बचते, और उसके अलावा प्रबंध की बचते। तो ऐसे याद कर लो। उसके बाद में देखो अगला लिख लो यहाँ से, रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य। तो देखो नोट निर्गमन का अधिकार है इसको। और उसके बाद में देखो सरकार का बैंकर होता है, बैंकों का बैंकर होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो। विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक होता है, इसको भी आप लोग देख लो पूरा का पूरा और समझ लो। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से मैंने आप सभी को आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर यहाँ से बता दिए हैं। कुछ ये दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोग देख लो यहाँ से और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो इस प्रकार से। तो आप लोग इनको याद कर लें अच्छे से, क्योंकि प्यारे विद्यार्थी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो फिर आप लोग क्या करते हो कि इसको स्किप करके देखते हो या फिर देखते ही नहीं हो पूरा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं सर कितने बताएंगे, क्या क्या बता दिया, पूरा सिलेबस ही तो बता दिया सर ने। तो मगर देखो जो जो IMP है ना, वही मैं आपको बताता हूँ, सारे के सारे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप सब लोगों को पता है कि आपके 2 अर्थशास्त्र हैं, 2 अर्थशास्त्र में से समझ लो आप 50-50 क्वेश्चन ही ले लो, 100 क्वेश्चन तो वैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से देख लो, इसको पूरा का पूरा बता दिया मैंने। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर यहाँ से देख लो आप सब लोग पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो मांग वक्र एवं के नियम आपको बताने। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लो, सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में छप गए हैं। अनादि मांग वक्र की विशेषता आपको बतानी है, तो इसकी विशेषताओं को यहाँ से याद कर लो आप सब लोग। उसके बाद में देखो लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में आपको बताना, तो पूरा देख लो यहाँ तक का। उसके बाद में औसत लागत और सीमांत लागत में अंतर ये आपको पूछा गया क्या, तो इस प्रकार से आप लोग देख लो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखो विशेषताएं बतानी है, विधियाँ बतानी है। तो देखो एक तो होती है आपकी आय विधि, ये लिखी है। उसके बाद में देखो दूसरी होती है आपकी कौन सी विधि, उत्पादन विधि, जो कि ये लिखी है। और यहाँ से आप लोग देख लो इसको। और एक होती है उत्पादन का मूल्य या मूल्य वृद्धि विधि भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग देख लो यहाँ से इस प्रकार से पूरा। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये लिखा आपका उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। तो देखो इसके पारिश्रमिक कौन कौन से हैं, भूमि है, पूंजी है, और पूंजी के बाद में प्यारे विद्यार्थी श्रम है, संगठन है और साहस है। यहाँ से देख लो। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 को देख लो, पूरा का पूरा आंसर, ये थोड़ा सवाल टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में अगर आ जाए तो कर लेना इसको। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूर्ण प्रतियोगिता के मूल्य निर्धारण को आपको समझाना है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लो पूरा और याद कर लोगे ये इस प्रकार से। और उसके बाद में देखो कुल लागत और स्थिर लागत में अंतर, नहीं परिवर्तन, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर, ये बिल्कुल आपके पेपर में आ चुका है। आप चाहे इसको याद करो चाहे न मत करो, क्योंकि इसमें नुकसान तुम्हारा है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 को देख लो, यहाँ से आप सब लोग इसको भी याद कर लो पूरा। और देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मैंने आप सभी को आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन दे दिया। आपके पास में चाहे कोई सा ही सेट पेपर आता हो, मगर आपके 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन इनसे बाहर आपके नहीं जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।